हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जो है पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, और इसके साथ ही जो है हम लोग ये जानेंगे कि पहले जो है बाजार की व्यवस्था कैसे थी, कुछ वर्षों में जो है बाजार में कैसे परिवर्तन हुआ है, अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है, बहुराष्ट्र कंपनियां क्या होती हैं, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण क्या होता है। इसके बाद समझेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। इसके बाद बढ़ती हुई प्रतियोगिता और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या लिखे हैं? पहला टॉपिक है पहले की बाजार व्यवस्था। तो पहले के समय में बाजार व्यवस्था कैसी थी? तो अगर समझा जाए पहले के समय में बाजार व्यवस्था कैसी थी, पहले के समय में ज्यादातर चीजें नहीं दिखती थी। अगर देखा जाए कि समय में क्या था, वस्तुओं और सेवाओं का सीमित उत्पादन होता था। जैसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का भी उत्पादन नहीं होता था, ना तो गन्ने का उत्पादन होता था उस तरीके से, ना तो जो है पहले के समय में इतने सारे सुख सुविधाएं थी। जैसे अब के समय में देखा जाए तो क्या है, एरोप्लेन है, कार है, इस तरीके से इसके नए नए मॉडल्स निकल रहे हैं। पहले के समय में देखा जाए तो इस तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ज्यादातर जो है ज्यादातर क्या दिखता था, बैलगाड़ी दिखती थी। अगर करना हो, अगर जो है हमें लेकर जाना हो गन्ने को, तो बैलगाड़ी पर लेकर जाते थे मिल की तरफ, या फिर अगर जो है खेती करना हो तो उसके लिए जो है बैल से खेती की जाती थी। और इस तरीके से पुरानी की पद्धतियों में लोग पैदल ही जो है ज्यादा दूरी तक मीलों दूर पैदल ही जाते थे। और कोई भी सामान बाजार में जैसे मंडी में लेकर जाना हो तो वो लोग जो है कुछ बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, या फिर जो है कुछ लोग तो सिर पर ही रख कर ले जाते थे। तो इस समय जो है पहले की बाजार व्यवस्था में ऐसी थी। लेकिन अब कुछ वर्षों के पश्चात, अब के समय में अगर देखा जाए तो कुछ वर्षों में क्या क्या बाजार में परिवर्तन हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ वर्षों में बाजार में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो अब देख सकते हैं जैसे पहले कार के एक ही मॉडल थे, अब इस समय क्या है, कार के बहुत सारे मॉडल्स हैं अगर देखा जाए। और उसके बाद पहले जो है सीमित संसाधन थे किसी भी चीज को लेकर के। अब लेकिन देखा जाए, अगर चाहे साइकिल ही देखा जाए तो अलग अलग टाइप से आ रही है, या फिर कार में ही देखा जाए तो अलग अलग वैरायटीज की हैं। जितनी भी चीजें हैं उनके ढेर सारे अगर देखा जाए फंक्शंस आ रहे हैं, या फिर उनके ढेर सारे जो है, अभी जैसे मान लिया जाए, जैसे इस समय क्या है, इस समय कंप्यूटर, पहले के समय में कंप्यूटर भी नहीं होता था, अब इस समय कंप्यूटर है। उसके बाद डिजिटल बोल सकते हैं, कैमरा है। ये सारी चीजें क्या है, ये आधुनिक बाजार में परिवर्तन से हुआ है। लोग अच्छी अच्छी मोबाइल्स खरीदते हैं, मतलब अब अभी देख सकते हैं इसमें कुछ एप्पल्स की हो गए, आईफोन हो गए, ये सब क्या है, कुछ जो है नए बाजार में उपलब्ध है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सब सारी चीजें नहीं थी। तो इस समय देख सकते हैं कि बाजार में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। अगर बाजार में परिवर्तन हो रहा है तो उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है उसकी भी आशाएं चेंज हो रही हैं, उसका भी सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, उसकी भी जरूरतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं पहले के समय में और अब के समय में बाजार में ढेर सारे परिवर्तन आ चुके हैं। क्योंकि पहले के समय में उतना ज्यादा लोग जो है शौक भी नहीं रखते थे। इस समय क्या है, जैसे क्या होता है, जिस तरीके से अगर डिमांड और सप्लाई का नियम रहता है, जिस तरीके से लोग मांग करते हैं उसी तरीके से सप्लाई की जाती है। तो जो है ये भी डिपेंड करता है मार्केटिंग पर। तो अगर देख सकते हैं हर एक चीजों का क्या मार्केटिंग हो रहा है, तो मार्केटिंग होने से जैसे अभी भी काम चल सकता है कुछ सीमित संसाधनों से। तो लोगों को अपनी जो है स्टेटस दिखाना रहता है, इसके लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा महंगी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि उनकी बजट में नहीं होता है। तो ये सब किसका अगर देखा जाए देन है, तो ये सब मार्केट का ही देन है कि जो है जिस तरीके से मार्केट में नहीं जाती हैं और उपभोक्ता को, जो भी कंज्यूमर रहता है, उनको एक्साइटेड करती है कि वो उसको खरीदेंगी। और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल्स हो गया। अब लगभग देखा जाए तो जो है 100 लोगों को लिया जाए तो लगभग 95 लोगों के पास एंड्रॉयड सेट होगा। और उसके बाद फिर जो है और भी सारी मार्केटिंग के लिए, जैसे जितने भी अगर हीरो माने हम, वो भी किसी ना किसी चीज का मार्केटिंग
हैं तो लोग उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, एक को क्या किया जाता है, महान मान करके जो करता है उसी को अपना लेते हैं, भले ही उनके बजट में क्यों ना हो। लेकिन इस तरीके से सारे ये डिजिटलाइजेशन के कारण ही हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि पहले के मार्केट में अब के मार्केट में बहुत सारा फर्क होगा। पहले लोग जो है सीमित संसाधनों में अपना जीवन यापन कर सकते थे। अब के लोग जो है उनको स्टेटस भी मेंटेन करना है, शौक भी पूरा करना, आवश्यकताएं भी पूरा करनी है। तो और ये आवश्यकताएं बढ़ा कौन रहा है, ये समाज। अगर देखा जाए समाज के लोग या फिर जितना भी, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से फैशन का दौर चल रहा है, तो बाजार में जो है किस तरीके से जो है वस्तुओं को लेकर आया जाए ताकि कंज्यूमर जो है एक्साइटेड हो उसको खरीदने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बाजार में किस तरीके से परिवर्तन उपभोक्ताओं पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि जो है पहले की बाजार व्यवस्था, अब की बाजार व्यवस्था, पहले की बाजार व्यवस्था में सीमित संसाधन थे, अब की बाजार में व्यवस्था में जो है एक ही ब्रांड के बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो है बाजार व्यवस्था में काफी हद तक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण कंज्यूमर में भी, जो भी खरीदने वाले हैं उपभोक्ता, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर देखते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? तो अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब जो है ऐसा उत्पादन जो एक देश के भीतर में ना होकर के दूसरे के भीतर में। फॉर एग्जाम्पल से क्या है, हमारे देश में कुछ चीजें नहीं होती हैं, दूसरे देश में कोई चीजें होती हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए की खेती अब तो जो है शुरू किया गया है, जो है उत्तराखंड के आसपास, हिमाचल प्रदेश के आसपास थोड़ी बहुत, बाकी जो है हींग यहाँ नहीं होती है, हींग बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी, क्योंकि उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब जो है हर एक देश में कुछ ऐसा होता है जिसका उत्पादन होता है वो किसी दूसरे देश में नहीं होता। जैसे हमारे भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन ऐसा है कि जो है अन्य देशों में नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ गेहूं चावल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, इसको जो है बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वैसे ही कुछ वस्तुएं मंगाई जाती हैं, जैसे जितने भी अगर मशीनरी के सामान हैं, जितने भी रॉ मटेरियल हैं, ये बाहर से खरीदे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो उन वस्तुओं का उत्पादन बाहर होता है और कुछ वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ होता है। तो अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब बेसिकली होता है कि एक देश में उत्पादन, मतलब एक देश में किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो दूसरे देश में किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसको बोलते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। इसका मतलब एक देश में किसी एक वस्तु का ज्यादा उत्पादन होता है और वहीं पर जो दूसरे देश में वस्तु का उत्पादन होता है वो देश में कम होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर कुछ वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है तो जहां पर हमारे यहाँ कुछ वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है, वहीं दूसरे देश में वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। और लेकिन जो दूसरे देश में रहता है वहां पर वस्तुओं का जो उत्पादन ज्यादा होता है और हमारे यहाँ वही कम होता है। तो ये हम लोग समझ गए अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है। इसके बाद फिर देखते हैं बहुराष्ट्र कंपनियां। तो बहुराष्ट्र कंपनियां उसको कहा जाएगा, बहुराष्ट्र कंपनी किसको बोला जाएगा? बहुराष्ट्र कंपनी उसको कहा जाएगा जिस कंपनी का विस्तार सिर्फ उसी देश में ना होकर के अन्य सारे देशों में होता है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्र कंपनियां। अगर जैसे कोई कंपनी हम खोलते हैं उसका विस्तार उसी ही देश में रहता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी खोले और ये विस्तार जो है सिर्फ भारत क्षेत्र के अंदर है, तो इसको बहुराष्ट्र कंपनी नहीं बोला जाएगा। बहुराष्ट्र कंपनी के अंतर्गत आता है कि जो है अगर बहुराष्ट्र कंपनी, इसका मतलब अन्य देशों में भी कंपनी का विस्तार होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अगर लिया जाए तो रिलायंस, टाटा इंडस्ट्रीज हो गए, उसके बाद फिर जो है कुछ टाटा इंडस्ट्रीज हो गए, रिलायंस हो गए, इन सब का विस्तार सिर्फ भारत क्षेत्र में नहीं है, भारत के बाहर भी है। इसी तरीके से कुछ चाइना की कंपनियां, अमेरिका की कंपनी है, उसका विस्तार जो है सिर्फ जो है अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, हमारे यहाँ तक भी है, वो कंपनियां हमारे यहाँ भी स्थापित है। इसका मतलब उस कंपनी का विस्तार सिर्फ उसी देश में न सीमित होकर के कई सारे देशों में है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक देश, अगर कोई भी कंपनी ऐसा है इसका विस्तार सिर्फ उसी देश में ना होकर के दूसरे देश में होता है, मतलब कंपनी मानता है जिसका विस्तार एक ही देश में ना होकर के कई सारे देशों में होता है, तो उसको बोला जाता है बहुराष्ट्र कंपनी है वो। तो बहुराष्ट्र कंपनी समझ में आया होगा, उस कंपनी का विस्तार सिर्फ उसी देश में ना होकर के कई सारे देशों में होता है, तो उसको बोलते हैं बहुराष्ट्र कंपनी। लिख सकते हैं रिलायंस हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, इनका विस्तार भारत में ना होकर के बाहर भी है। इसी तरह से कुछ चाइना की इंडस्ट्रीज जैसे ओप्पो, वीवो, ये चाइना की कंपनी है। उसके बाद फिर एप्पल्स अगर देखा जाए तो फिर ये अमेरिका की है।
इसी तरीके से अगर देखा जाए डेल का जो लैपटॉप आता है वो भी अमेरिका का रहता है। तो ये सब उसकी कुछ कंपनी है जिसका विस्तार होकर के कई सारे देशों में है, या हमारे यहाँ की कुछ कंपनियों का विस्तार जो है दूसरे देश में है, दूसरे देश का विस्तार हमारे यहाँ में है। तो बहुराष्ट्र कंपनियां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं विदेशी व्यापार क्या होता है और बाजार का एकीकरण। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार जैसे देखो, अगर एक देश का व्यापार, एक देश में वस्तुओं का व्यापार होता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में अगर वस्तु सेवाओं का व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, तो उसको कहा जाएगा विदेशी व्यापार। अगर सिर्फ उसी देश में हो रहा है तो उसको विदेशी व्यापार नहीं कहा जाएगा, उसको राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे कि एक राष्ट्र के भीतर हो रहा है। या फिर एक राज्य से दूसरे में हो जाएगा तो उसको अंतरराज्यीय व्यापार बोला जाएगा। लेकिन अगर विदेशी व्यापार उसी को कहा जाएगा जिसमें एक देश का व्यापार, एक देश में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका व्यापार किसी दूसरे देश में होता है, तो उसको बोला जाएगा विदेशी व्यापार। जैसे हम विदेश से कोई सामान को यहाँ पर मंगाए और कोई सामान विदेश में आयात करें, कोई सामान आयात करें और कोई सामान निर्यात करें, तो इसको क्या कहा जाएगा कि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं। तो विदेशी व्यापार समझ में आ गया होगा। एक देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है दूसरे देश में हो तो उसको बोला जाता है विदेशी व्यापार। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बाजार का एकीकरण। तो बाजार का एकीकरण समझने का मतलब क्या है? जो मार्केट हो उस पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव हो तो उसको बोला जाता है बाजार का एकीकरण। जैसे क्या हो, अगर हमें कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे क्या है, रिलायंस हमें, जैसे रिलायंस की कंपनी जियो जो है, जियो रिचार्ज करवाती है, तो हमें रिचार्ज के लिए सिर्फ क्या कर दिया जाए कि हमें सिर्फ का ही सिम लेना है, उसी से रिचार्ज करवाना है, उसी पर डिपेंडेंसी बना दी जाए। बाकी और किसी, एयरटेल हो गया, उसके बाद आइडिया, वीआई, इन सब का जो है उसको कंपलसरी ना, लेकिन ये कंपलसरी कर दिया कि सिर्फ इसी को सब लोगों को चलाना है, हो जाएगा बाजार का एकीकरण हो जाएगा। या फिर ऐसे भी एकीकरण हो सकता है, एकीकरण को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाजार के एकीकरण को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या था पहले में, अभी हम टॉपिक्स को देखेंगे, तो दे रहे हैं सारे टॉपिक्स देखेंगे, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जब वैश्वीकरण नहीं हुआ था तो क्या था, मान लीजिए किसी भी वस्तु का उत्पादन भारत में हुआ है, लोगों को वहीं सामान खरीदना था, नहीं था, जैसे कोई भी विदेशी सामान यहाँ नहीं सकता। मोबाइल अगर जो है मोबाइल मानते हैं, अगर नोकिया मोबाइल है या कोई भी ऐसी मोबाइल है जो कि जिसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, तो दूसरे देश से भी मोबाइल यहाँ पर नहीं आ रही है, तो हमें क्या करता, सिर्फ भारत देश की ही मोबाइल को खरीदना पड़ता। तो हम उसी पर डिपेंड हैं, उसी पर खरीदने के लिए हम डिपेंड हैं। और कोई प्रोडक्ट, क्योंकि उस समय जब वैश्वीकरण नहीं हुआ था तो चाइना का मोबाइल जो कि सस्ता रहता है उसको हम नहीं खरीद सकते, हमें जो महंगा मोबाइल है वही खरीदना है, तो इसको बोलते हैं एकीकरण। हमें किसी भी सामान को उसी से खरीदना है, उसी से परचेज करना है, तो इसको बोला जाता है एकीकरण। इसके बाद फिर समझ में आ गया होगा एकीकरण मतलब जो है, जब किसी वस्तु और सामान पर जो है किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व संपन्न ज्यादा हो, या फिर बाजार में सिर्फ उसी प्रोडक्ट, उसी का डिमांड ज्यादा किया जाए, उसी पर कंपलसरी ज्यादा लगाया जाए कि उसी से ये काम करना है, तो उसको बोला जाता है बाजार का एकीकरण, मार्केटिंग का यूनिफिकेशन। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण। तो यहाँ से वैश्वीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब जो भी व्यापार हो रहा है वो एक देश से दूसरे देश में होगा। मतलब जैसे जो वस्तुओं और सेवाएं हमारे यहाँ नहीं है उसको हम बाहर से भी जो है मंगा सकते हैं। जैसे क्या है, अभी एग्जांपल दिए थे, भारत में मान लो जो है किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई खिलौना बन रहा है, तो उसकी रखी गई है 500, अगर वही चाइना का खिलौना जो है भारत में बिकने लगे और उसकी प्राइस 400 रुपए रहे, लोग क्या करेंगे, चाइना के सामान को खरीद लेंगे। या फिर और इससे क्या होगा, जब चाइना के सामान को खरीद लेंगे तो इससे क्या होगा, जो भारत में कंपनी स्थापित किए हैं उनको भी अपने खिलौने का दाम कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक तरीके से उपभोक्ता को फायदा होगा। उपभोक्ता को फायदा कैसे होगा, वो चाइना के सामान को खरीदेगा। हमारे यहाँ हैं लोग चाइना के सामान को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता रहता है।
और भारत का सामान महंगा रहता। लेकिन पहले के समय में जब वैश्वीकरण नहीं हुआ था तो उस समय लोगों को एक डिपेंडेंसी बना दी जाती थी कि सिर्फ उसी के सामान को खरीदना है जिसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। इस तरीके से उपभोक्ता को प्रॉब्लम्स होती थी। अब क्या कर सकता है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ और भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, मतलब इस तरीके से जैसे कंप्यूटरीकरण बढ़ता गया, तो इन सब के बढ़ने के कारण क्या हुआ, अभी हमें अगर कोई किसी भी चीज़ को परचेज करना होगा तो हम घर बैठे इंडिया में बैठ करके हम बाहर के सामान को खरीद कर सकते हैं। जो है अमेरिका के सामान को या फिर जो है चाइना के सामान को, जिस जापानी जो भी हमें रहे हम ऑनलाइन बैठ करके खरीद सकते हैं पर ही। लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि पहले क्या थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय क्या था, जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय सिर्फ जो है कच्चा माल या फिर वस्तुओं का आयात किया जाता था और जो है खाद्य वस्तुओं का आयात किया जाता था और कच्चे माल को जो बाहर में भेजा भी जाता था। इन्हीं दोनों वस्तुओं का कहने का मतलब कच्चा माल को आयात करना और निर्यात करना, खाद्य पदार्थ को खरीदना या फिर देना, इन्हीं चीज़ों का था। और कुछ रॉ मटेरियल जैसे थे, लिमिटेड मात्रा में थे, जिनका उत्पादन जिनका जो है व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता था। लेकिन जब जो है प्रधानमंत्री थे 1991 में 1991 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। तो उन्होंने जो है इसका आइडिया दिया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इसको उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया कि जो है अगर व्यापार अंतर देश से किसी दूसरे देश से भारत देश में होगा तो उससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा। तो इन सब के बारे में समझाए थे। तो उसके बाद फिर जो है इन तीनों चीजों को लिया गया था, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। वैश्वीकरण का मतलब है जब अंतरदेशीय व्यापार होने लगता है, मतलब जो है किसी एक वस्तु को अगर कोई भी व्यक्ति खरीदना चाहता है, वो दूसरे देश ही यहाँ पर आता है, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। किसी भी वस्तु का पूरे में जो है खरीदना कहलाता है, जो है वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहाँ से समझ गए होंगे वैश्वीकरण। लेकिन पहले क्या था, पहले आसान नहीं था। तो इस तरीके से अगर वैश्वीकरण हो रहा तो उपभोक्ता जो है वस्तुओं को खरीद सकता है कम मार्केट में भी, कम प्राइस में भी, क्योंकि इन देशों के सामान रहेंगे, जिस देश का उसके बजट में होगा उस तरीके से खरीद सकता है। इससे उपभोक्ता को भी फायदा होगा। और अभी देखेंगे भारत में इसका वैश्वीकरण क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको भी समझेंगे तो वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण का मतलब जो है, जैसे क्या है, कोई भी विदेश, अभी तो ये समझ कि वैश्वीकरण हो गया। उदारीकरण का मतलब अभी छूट दे देना कि बाहर की कंपनियां भारत में आएंगी, तो ये भी वो कैसे आएंगी, कंपनी कोई स्थापित करता है तो कैसे स्थापित करता है। कंपनी स्थापित करने के लिए उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, लेबर चाहिए कम। वो ये सोचे कि कम मजदूरी में भी उनको क्या करते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम मजदूरी दें उनको। और उसके बाद फिर जितने भी मटेरियल्स हों वो उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच सके। ऐसी जगह होना चाहिए कि वहां से जो है उपभोक्ता जो है कंज्यूम कर सके। और जो है जो भी रॉ मटेरियल मंगवाना हो वहां पर बहुत सारे साधन उपस्थित हों। तो ये सब वो कोई भी कंपनी स्थापित करने वाला सोचता है कि कंपनी कहाँ लगाया जाए। लेकिन इसके साथ भी ये भी रहेगा, जैसे क्या किसी भी सामान को बेचना हो, जैसे अभी यही बताया कि जो है खिलौना 500 में है, अब भारत में वो 400 में बिकना चाहे तो बिक सकता है। लेकिन अगर टैक्स सरकार ने ज़्यादा लगा दिया, जैसे वही सामान चाइना में देखा जाए तो 400 रुपये का है, वो 400 रुपये वाला सामान यहाँ पर भी बेचना चाहती है, तो भारत सरकार पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, जो है ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण यहाँ पर आते आते उसको 500 में बेचना पड़ रहा है ताकि अपना प्रॉफिट ले सके। तो उसको कोई भी लाभ नहीं होगा। कंपनी भी ये चाहती है कि जिस देश में वो व्यापार करना चाहे वहाँ की जो सरकार रहे वो क्या करे, वहाँ की जो सरकार रहे वो जो है उतना ज़्यादा कर को ना लगाए, टैक्स को ना लगाए, ताकि जो है सरकार को भी पे कर सके, उसके बाद फिर वो जनता से कमा भी सके कुछ पैसा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा जितना पैसा कमाएगी वो सरकार को दे देगी। तो उदारीकरण का बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई सरकार या जब कोई किसी देश की सरकार जो है अपने यहाँ व्यापार करने के लिए जो है करों में छूट देती है, करों में उदारपन दिखाती है कि कम टैक्स में ही आप यहाँ पर स्थापित कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है उदारीकरण। उदारीकरण समझ में आ गया होगा कि अगर एक देश दूसरे देश में व्यापार करना चाहे तो उस देश की जो सरकार होती है वो क्या करे, कम से कम टैक्स लगाए, तो उसको कहता है उदारीकरण।
इसके बाद लोग समझते हैं निजीकरण। तो निजीकरण क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, निजी हाथों में सौंपना। जैसा कि मतलब आप लोग जानते हैं, समय क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्राइवेटीकरण हो रहा है, हर एक क्षेत्र में प्राइवेटीकरण हो रहा है जो है। प्राइवेटीकरण होने पर जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा रहती है ज्यादा। इसमें जो है जो भी व्यक्ति अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं। तो प्राइवेटीकरण एक हद तक सही भी है, लेकिन अगर ज्यादा होने लगता है तो इससे जो है समाज पर बुरा प्रभाव है। प्राइवेटीकरण का मतलब ये रहेगा कि सारी शक्तियां जो है किसी भी पूंजीपति के हाथ में चली जाती हैं। जैसे क्या है, हमारे यहाँ मतलब सुनते हैं कि कुछ वस्तुओं का जो है निजीकरण, जैसे रेलवे का भाग निजीकरण में दे दिया गया है और बिजली का कुछ भाग निजीकरण में दे दिया गया है। तो इससे सरकार अपने आप को उससे हटा लेती है और जितना भी भार रहता है वो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे देती है। अब इसमें सरकार को तो फायदा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति रहते हैं उनको फायदा नहीं रहता है। लेकिन कुछ अगर उस पर सरकार का नियंत्रण रहे तो जो है निजीकरण की प्रोसेस अच्छी भी है। तो यहाँ से निजीकरण समझ गए कि किसी भी व्यक्ति का इसमें पूंजीपति होता है, विशेष प्रभाव पड़ता है, तो निजीकरण हो गया। इसके बाद फिर भारत में देखते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो वैश्वीकरण होने से भी भारत में कंज्यूमर थे, जो भी निर्माण करता थे, उन पर बुरा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि जहां पर वो मोबाइल को खिलौने को 500 में बेचते थे, मोबाइल को 10,000 15,000 बेचते थे, वहीं पर और सारे जो है देशों की मोबाइल्स आ जाने पर जो है उन पर इफेक्ट पड़ा ही, उन पर बुरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि लोग उनके सामान को परचेज करके बाहर के ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तो इससे जो है डिपेंडेंसी जो है दूसरे देश पर बढ़े। अगर इसको राष्ट्र के हित में देखा जाए तो राष्ट्र के हित में भी क्या रहेगा कि इसे राष्ट्र की अब समझ लेंगे भी कंज्यूमर वो दूसरे राष्ट्र पर डिपेंड हो जाएंगे दूसरे। तो यहाँ से जो है कुछ लोगों को जो है नुकसान भी हुआ है। और साथ में अगर देखा जाए जो है सरकार ने कुछ जो है निजी वस्तुओं को अपनाने के लिए जो है अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करो जो है इस तरीके से भी काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद पर डिपेंडेंसी हो सके, दूसरे देश पर कम आश्रित होना पड़े जो है। यहाँ से वैश्वीकरण का बेसिकली मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण के प्रभाव से कुछ लोगों को तो घाटा हुआ है कुछ लोगों का, लेकिन इसमें कंज्यूमर जो भी कस्टमर हो रहते हैं उनका फायदा हुआ है, क्योंकि उनको ढेर सारे वस्तुओं का जो है वो कम प्राइस मिल जाती है जो उनके बजट में रहती है। अब यहाँ पर से ये भी समझना है कि अगर जो है ज्यादातर जो है अगर सरकार कम जो है टैक्स कम से कम कर देगी तो यहाँ जितने भी प्रभाव भारत के मार्केट में दूसरे देश का प्रभाव पड़ जाएगा, तो जो कि भारत के जो है परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। अब ऐसा भी ना हो कि दूसरों को जो है दूसरों को इतना ज्यादा श्रेय दे दें कि अपने को बाहर निकाल दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि जो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए ताकि ज़्यादातर हमारे भारत के मार्केट में या ज़्यादातर किसी विदेशी देश का प्रभाव ना पड़ सके। इसको होने से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मतलब किसी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन इस तरीके से करें, अब बहुत ज़्यादा सस्ते में ना करने पाए, ताकि भारत की जो भी कंपनियां हैं वो भी मतलब उनका भी उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि एकदम वो भी बेरोजगार ना हो जाए, फिर उनके वस्तुओं का कोई भी परचेज ना करे। तो इस तरीके से सरकार को ध्यान भी देना चाहिए इस पर। और क्योंकि इससे प्रतियोगिता बढ़ती जाती है, बढ़ती प्रतियोगिता का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर वो सामान को कम करें तो जो भारत में भी कंपनियां हैं वो भी वस्तुओं और सेवाओं को कम कर दें, या फिर जो भी लागत है खिलौने की लागत घटा दें, तो उनको घटाना मजबूरी पड़ जाएगी कि वो उस वस्तु को खरीद नहीं क्योंकि वो चाइना के सामान को खरीदेंगे, सामान को खरीदेंगे नहीं। तो इस तरीके से देख सकते हैं इससे प्रतियोगिता कितनी बढ़ रही है। तो कोई भी देश होगा तो क्या करेगा, ज्यादा से मतलब इस तरीके से उत्पादन करना चाहेगा कि कम से कम में देकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उससे जोड़ा जाए किसी भी वस्तुओं को। तो यहाँ पर सरकार को ये भी रिस्ट्रिक्शन रखना होगा कि इतना ज्यादा कम ना कर दें कि जो है लोगों पर, भारत के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगे। तो न्याय संगत रूप से जो है वैश्वीकरण के लिए कुछ संघर्ष हैं जो है कि न्याय संगत ऐसा होना चाहिए जैसे सरकार को वैश्वीकरण जो भी व्यापार करते हैं उनको इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को कम ना कर सकें और कुछ हिस्सा उसको सरकार को देना पड़े, और मतलब कुछ जो है और सारे अप्लायंसेस इस तरीके से अपनाएं कि जो है डिपेंडेंसी लोगों की जो है विदेशी सामान ना होकर के भारतीय सामान पर हो, ताकि
भारत का सामान ज़्यादा खरीदें। और भारत के लोगों को भी ये चाहिए कि जो है वो भी कुछ इस तरीके से जो है वस्तुओं का इस्तेमाल करके जिस तरीके से बाहर की कंपनियां सस्ते दामों में प्रोवाइड करती हैं वो भी प्रोवाइड करें, ताकि लोग बाहर का सामान क्यों खरीदें जब उनको उतने में ही अपने देश का सामान तो बाहर के देश के सामान को क्यों खरीदें। तो इस तरीके से कुछ जो है संघर्ष हैं और कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा, कुछ भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो यहाँ से हम लोग जो है इन सब टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से देखें। आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं उसको जो है समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इतना आसान नहीं रहता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।